नरेंद्र मोदी ने दिल्ली का फैसला कर दिया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है दिल्ली को। अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा। रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान करके नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। जिस नाम की कल्पना कोई नहीं कर रहा था, मोदी ने उन रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। दिल्ली के सीएम के नाम पर 12 दिनों से सस्पेंस चला रहा था। आखिरकार खत्म हो गया ये सस्पेंस। मोदी ने यह फैसला क्या सोच कर लिया? मोदी ने दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री क्यों दी? और सबसे बड़ी बात यह कि नरेंद्र मोदी ने 50 साल की रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर आने वाले बिहार चुनाव से लेकर अगले 3 साल तक 21 राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर क्या मैसेज दिया? मोदी के सरप्राइज का, मोदी के इस अनएक्सपेक्टेड फैसले का देश की सियासत पर क्या असर पड़ने वाला है, इस रिपोर्ट में समझते हैं। मोदी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री उसे बनाया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। दिल्ली का नतीजा आने के 12 दिन बाद मोदी ने उस नाम पर मुहर लगाई है जो 2025 का सबसे बड़ा सरप्राइज है। 8 फरवरी से 19 फरवरी यानी 280 घंटों के बाद मोदी ने दिल्ली के लिए उस नाम को क्लियर किया है जो 2029 और उससे आगे भी मोदी को ही विनर बनाएगा। दिल्ली के लिए मोदी की सीएम चॉइस है रेखा गुप्ता। वो रेखा गुप्ता जो करीब 30,000 के मार्जिन से चुनाव जीती हैं। वो रेखा गुप्ता जिन्होंने आम आदमी पार्टी की महिला कैंडिडेट को शालीमार बाग सीट से पटखनी दी है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी के बाद देश की राजधानी को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिली है। दिल्ली भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। 3 प्रस्तावक थे, वरिष्ठ नेता प्रवेश वर्मा जी, सतीश उपाध्याय जी और विजेंद्र गुप्ता जी। इन तीनों ने प्रस्ताव किया, 9 लोगों ने अनुमोदन किया। मेरे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं पर्यवेक्षक के रूप में। सर्वानुमति से रेखा गुप्ता जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। धन्यवाद मेरे शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय भाई वीरेंद्र सचदेवा जी का, हमारे पर्यवेक्षक आदरणीय रविशंकर जी का, आदरणीय धनखड़ जी का, पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिनका आशीर्वाद आज मुझे यहाँ मिला। मेरे सभी विधायक साथियों ने जिन्होंने अपना समर्थन देकर के मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ। 17,000 मिनटों के सस्पेंस के बाद नरेंद्र मोदी ने रेखा गुप्ता का नाम यूं ही नहीं चुना है। इसके पीछे मोदी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। मोदी की इस स्ट्रेटजी में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है। मोदी की इस स्ट्रेटजी में बिहार के 2% वैश्य वोटर हैं। मोदी की इस स्ट्रेटजी में देश की 47 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। यानी मोदी ने दिल्ली चुनाव प्रचार के वक्त 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 2500 रुपए देने का जो वादा किया था, मोदी के उस वादे को दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री ही पूरा करेंगी, रेखा गुप्ता ही पूरा करेंगी। रेखा गुप्ता क्या है? रेखा गुप्ता यानी बनिया प्लस महिला। रेखा गुप्ता यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। रेखा गुप्ता यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की पूर्व अध्यक्ष। रेखा गुप्ता यानी आरएसएस की पृष्ठभूमि। रेखा गुप्ता यानी शालीमार बाग, वो शालीमार बाग जहां 27% वैश्य वोटर्स हैं। और मोदी ने दिल्ली की कमान इन्हीं रेखा गुप्ता के हाथों में सौंपी है। ये बहुत गर्व की बात है और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दिया उन सबके लिए सम्मान की बात है।
भारतीय जनता पार्टी के सम्मान की बात है और दिल्ली के सम्मान की बात है। देखिए, महिला सम्मान सबसे बड़ा प्रायोरिटी है भाजपा का। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता बनने की, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत बधाई। पूरा दिल्ली का काम प्रारंभ हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से मांगा था कि दिल्ली की सरकार मुझे दे दीजिए, और उसके बाद रेखा गुप्ता जी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ने, नड्डा जी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे पांडा साहब ने तय कर दिया है। रविशंकर प्रसाद जी और ओम प्रकाश धनखड़ जी आए थे, और रेखा जी 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी लौट रही है और रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन रही है। सवाल है कि मोदी ने दिल्ली के सीएम पोस्ट के लिए इस नाम का ही सिलेक्शन क्यों किया? नरेंद्र मोदी ने नए चेहरे पर ही दांव क्यों खेला? इसका जवाब कुछ फैक्ट से समझिए। मोदी लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स करते हैं और इसके लिए शॉर्ट टर्म फैसले लेते हैं। दिल्ली में मोदी की सीएम चॉइस उसी शॉर्ट टर्म फैसले का एक हिस्सा है। मोदी सिर्फ 2025 बिहार चुनाव पर फोकस नहीं है, मोदी उससे आगे की तैयारी अभी से कर रहे हैं। 2029 का प्लान एक्टिवेट कर चुके हैं, खुद इसका हिंट दे चुके हैं। दिल्ली का नया सीएम चेहरा मोदी के इसी प्लान का हिस्सा है। मैं विश्वास से कहता हूं, हमें और बड़े लक्ष्य पार करने, और हम करके रहेंगे। ये तो अभी हमारी तीसरी ही टर्म है। हम आने वाले अनेक वर्षों तक जुटे रहने वाले। दिल्ली में नई टीम, नए चेहरे के दम पर मोदी अब आगे की लड़ाई लड़ेंगे। नए चेहरों की बदौलत चुनाव दर चुनाव जीत हासिल करना नरेंद्र मोदी को इसमें महारत हासिल है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद गृह मंत्री अमित शाह है। साल 2017 की यह हेडलाइन पढ़िए। तब मोदी ने कहा था, यंग लीडर्स को प्रमोट करना ही जीत की गारंटी है। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा एक एग्जाम्पल दिया था और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में बताया था कि कैसे उन्होंने अपने से 14 साल छोटे अमित शाह को सियासत के लिए तैयार किया, उन्हें ग्रूम किया। हमने कई बार विजय प्राप्त किए हैं। 4-4 पीढ़ियां इस काम के लिए खप गई हैं। अटल जी, अडवाणी जी, कुशाभाऊ, जना कृष्ण मूर्ति जी, अनगिनत लोग जिन्होंने अपने जीवन को, अपनी जवानी को, इस विचार को बीज के रूप में हिंदुस्तान के कोने कोने में बोने के लिए अपना पसीना बहाया है, तब जाकर के वट वृक्ष बना। जितने भी चुनाव हुए हमारे देश में, लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ता गया है। विजय यात्रा लगातार आगे चल रही है। हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पहले से अच्छा करके दिखाया। एक नए हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे हैं मुझे। ये मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। नरेंद्र मोदी के लिए वही नाम लिस्ट में ज्यादा मैटर करते हैं जिनके काम की लिस्ट लंबी होती है और जो फ्यूचर में डिलीवर भी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को इसी आधार पर नया मुख्यमंत्री दिया है। बहुत ही खुशी की बात है। विधायक दल की नेता चुनी गई है और अब हम सब मिलकर विकसित भारत की विकसित दिल्ली का निर्माण करेंगे, विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनाएंगे। रेखा गुप्ता जी का नाम प्रपोज किया गया है, उसका हम स्वागत करते हैं। शीर्ष नेतृत्व ने जो किया है ठीक किया है, महिलाओं को सम्मान दिया है और हम उसके साथ हैं। बहुत अच्छी तरह देखते हैं। एक कार्यकर्ता पहली बार एमएलए बनी है, उन्होंने मुख्यमंत्री मोदी जी ने बनाया है, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ
और खासकर महिलाओं महिला ਨੂੰ मुख्य मंत्री बनाया ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ जोश आया कार्यकर्ता ਅਸੀਂ मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है। मोदी इससे पहले भी कई सरप्राइज दे चुके हैं और उन सरप्राइज की बदौलत भविष्य के चुनाव का रुख पहले भी अपनी ओर मोड़ चुके हैं। मोदी ने ये कैसे मुमकिन किया है, अब एक एक करके समझिए। नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में भूपेंद्र पटेल को गुजरात की कमान देकर सबको चौंका डाला। दिसंबर 2023 में मोदी ने तमाम बड़े चेहरों को दरकिनार करते हुए राजस्थान में लो प्रोफाइल रखने वाले भजन लाल को वहां का मुख्यमंत्री बना डाला। दिसंबर 2023 में मोदी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर सबको हैरान कर डाला। मोदी ऐसे सरप्राइज देने के लिए ही जाने जाते हैं। मोदी ने गुजरात में विधायकों की कतार में सबसे पीछे बैठे भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री यूं ही नहीं बना डाला, उन्होंने सोच समझ करके फैसला लिया। भूपेंद्र पटेल गुजरात के पाटीदार समाज से आते हैं। बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाने वाला यह पाटीदार समाज 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से कुछ हद तक छिटक गया था। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी 99 सीटों पर सिमट गई थी। नरेंद्र मोदी ने फौरन कोर्स करेक्शन किया। चुनाव से ठीक पहले विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को सीएम बना दिया और इसका असर 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव पर दिखा। 2017 में 99 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में 156 सीटों के साथ हिस्टोरिक मैंडेट लेकर आई और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गुजरात की 26 में से 25 सीटें नरेंद्र मोदी को ही मिली। नरेंद्र और भूपेंद्र की जोड़ी ने गुजरात में कैसा कमाल किया, इसका एक ताजा उदाहरण भी देख लीजिए। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। वहां बीजेपी ने 68 नगर पालिकाओं में से 60 पर जीत हासिल की है और यहां बीजेपी का विनिंग स्ट्राइक रेट रहा 96%। बीजेपी के लिए गुड न्यूज ये रही कि पिछली बार गुजरात निकाय चुनाव में उसने 68 में से 51 नगर पालिकाओं में जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने ग्राफ बढ़ाया है, 9 एक्स्ट्रा नगर पालिकाओं में जीत के साथ अपना नंबर 60 तक पहुंचाया है और इसके सूत्रधार नरेंद्र के भूपेंद्र ही हैं। यही पैटर्न राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी दिखा। राजस्थान में भजन लाल और एमपी में मोहन यादव पर दांव खेलना भी मोदी की भविष्य वाली चुनावी रणनीति का ही हिस्सा है। भजन लाल ब्राह्मण है। 2023 में उत्तर भारत में राजस्थान ही वो पहला राज्य बना जहां का सीएम ब्राह्मण था। उस वक्त तक यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे डिप्टी सीएम तो बने लेकिन सीएम नहीं। राजस्थान में भजन लाल वाला दांव खेलकर बीजेपी ने यूपी के 10 से 12% ब्राह्मण वोटर्स, हिमाचल के 18%, मध्य प्रदेश के 6% और बिहार के 4% ब्राह्मण वोटर्स को साथ लिया। इसी तरह मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर मोदी ने यूपी के 11% और बिहार के 14% यादव वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की और 2023 के मोदी के मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले सरप्राइज का रिजल्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में दिख गया। 24 के लोकसभा चुनाव में मोहन यादव ने एमपी की 29 सीटें बीजेपी को दिला दी। राजस्थान की 25 में से 14 सीटें भी मोदी ने अपने पाले में कर ली। अभी आपने सिर्फ कुछ नाम देखे हैं। मोदी इनके अलावा भी कई नए चेहरों पर दांव खेल चुके हैं और उसका फायदा चुनावों में उठा चुके हैं। छत्तीसगढ़ को ही ले लीजिए। 2023 में बीजेपी ने यहां का चुनाव जीता। रमन सिंह सीएम पोस्ट के लिए टॉप कंटेंडर थे, लेकिन मोदी ने 60 साल के विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया और इसका फायदा नरेंद्र मोदी को पहले 24 के लोकसभा चुनाव में दिखा और फिर 2025 के छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में भी बीजेपी को बम्पर बहुमत मिला।
2024 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें बीजेपी ने 53% वोट शेयर के साथ जीती। छत्तीसगढ़ के कुल 14 नगर निगमों में 10 निगमों में बीजेपी ने कांग्रेस को खाता खोलने का मौका तक नहीं दिया। सभी 10 महापौर पद पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। इसके अलावा 49 नगर पालिका परिषदों में से 35 पर बीजेपी को जीत मिली। 114 नगर पंचायतों में बीजेपी के 81 कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज की। नरेंद्र मोदी ने यही सरप्राइज उत्तराखंड में भी दिया। 2021 में चंद महीनों के भीतर 2 मुख्यमंत्रियों को रिप्लेस करके उस वक्त 45 साल के पुष्कर सिंह धामी को सीएम डिक्लेयर कर दिया। तब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने। इसका भी असर 24 के लोकसभा चुनाव में दिखा। उत्तराखंड की सारी 5 लोकसभा सीटें 57% के वोट शेयर के साथ बीजेपी ने जीत ली। इसके बाद उत्तराखंड निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्म किया। 11 में से 10 मेयर उसी के बने। नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल यही एक्सपेरिमेंट हरियाणा में भी किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस कर दिया। उनकी जगह नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बना डाला और इसका नतीजा 24 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में दिखा। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई। मोदी के एक फैसले ने हरियाणा में वो कर दिखाया जो कोई सोच नहीं सकता था। एक पूरा इकोसिस्टम 24 में हुड्डा हुड्डा कर रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी पर भरोसा जताया। उन्होंने मोदी के लिए हरियाणा में तीसरी बार जीत का रास्ता खोला, बीजेपी का विजय रथ आगे बढ़ाया। यही पैटर्न 2022 के त्रिपुरा में दिखा। 2023 के विधानसभा चुनाव से 9 महीने पहले नरेंद्र मोदी ने बिप्लब देब को हटाकर माणिक साहा को त्रिपुरा का नया सीएम बनाया और 23 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। लगातार दूसरी बार त्रिपुरा में वापसी की। 24 के लोकसभा चुनाव में भी त्रिपुरा की दोनों सीटें बीजेपी ने ही जीती। इसी तरह महाराष्ट्र को ले लीजिए। मोदी ने महाराष्ट्र में तमाम दिग्गजों के होने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस को ही बैठाया। नरेंद्र मोदी के जमाने में ऐसे पॉलिटिक्स होती है। अब बीजेपी के पास महाराष्ट्र में अपना नेता है, अपना सीएम है, जिनकी उम्र 54 साल है। हरियाणा में भी बीजेपी ने नई खेप खड़ी कर दी है। नायब सिंह सैनी की उम्र सिर्फ 55 साल है। इसी तरह एमपी में मोहन यादव की उम्र 59 साल है। राजस्थान में भजन लाल की उम्र 58 साल है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की उम्र सिर्फ 49 साल है। यानी मोदी जो नई खेप तैयार कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर की उम्र 60 साल के अंदर ही है। इसके अलावा मोदी के पास योगी जैसा मुख्यमंत्री भी है। और अब दिल्ली में भी मोदी ने एक ऐसा चेहरा सेलेक्ट कर लिया है जो दिल्ली की राजनीति से अरविंद केजरीवाल की सियासी पारी का अंत करने के लिए काफी है। इस नए चेहरे को चुनने के पीछे की एक वजह यह भी है कि अगले 5 साल तक केजरीवाल को शांत रखना जरूरी है। इंडी अलायंस वैसे भी माइनस कांग्रेस हो चुकी है। राहुल बार बार लॉन्च होने के बावजूद फेल होते जा रहे हैं, जबकि दूसरी बार दिल्ली को नया सीएम देकर केजरीवाल के खिलाफ मोदी दिल्ली में घेराबंदी कर चुके हैं। ममता के खिलाफ बंगाल में शुभेंदु अधिकारी पहले से ही बीजेपी की फर्स्ट चॉइस है। अगले 3 साल में 21 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली के लिए मोदी के मुख्यमंत्री की पसंद देखकर तो यही लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने 2029 से आगे की तैयारी आज से ही शुरू कर दी है। दिल्ली में कल से रेखा राज होगा, यह आज तय हो गया है। बीजेपी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया, क्योंकि रेखा गुप्ता नाम आज से पहले किसी चर्चा में नहीं था। क्योंकि रेखा गुप्ता पहली बार विधायक हैं, भले ही वो आरएसएस और बीजेपी से बचपन से जुड़ी रही हूं, एबीवीपी की छात्र राजनीति का हिस्सा रही हूं, लेकिन पहली बार की विधायक को मुख्यमंत्री बनाना यह सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ने रेखा गुप्ता में ऐसा क्या देखा कि उन्हें सीधे मुख्यमंत्री बना डाला। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने की पूरी इनसाइड स्टोरी हमारी अगली रिपोर्ट में। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री का सफर रेखा गुप्ता के लिए बहुत फिल्मी रहा है। कौन सोच सकता था
कि पहली बार की विधायक, इससे पहले सिर्फ 2 बार की पार्षद, उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष से सीधे बीजेपी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनवा देगी। लेकिन यही तो बीजेपी की खासियत है, वो वही करती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बीजेपी ने दिल्ली में अपनी इस परंपरा को बरकरार रखा है, इसीलिए पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। 3 प्रस्तावक थे, वरिष्ठ नेता प्रदेश वर्मा जी, सतीश उपाध्याय जी और विजेंद्र गुप्ता जी। इन तीनों ने प्रस्ताव किया, 9 लोगों ने अनुमोदन किया। मेरे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं पर्यवेक्षक के रूप में। सर्वानुमति से रेखा गुप्ता जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। अब हम सभी जा रहे हैं राजभवन। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। कयास तो पहले से ही लग रहे थे, लेकिन जब रेखा गुप्ता बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए अंदर जा रही थी तो उनका कॉन्फिडेंस बता रहा था कि उनका नाम पक्का है और उन्हें इस बात की जानकारी दे दी गई है। इसीलिए बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं की रेखा गुप्ता बधाइयां भी ले रही थी। और फिर जब थोड़ी देर बाद विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो उसमें रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लग गई। आदरणीय रेखा जी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई। मैं जानती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेखा जी दिल्ली में विकास का एक नया अध्याय रेखांकित करेंगी। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ने दिल्ली की कुर्सी एक महिला के हाथ में क्यों दी? इसके पीछे कुछ तथ्य भी हैं और विश्लेषण भी। सबसे पहले इन्हें ही विस्तार से समझिए। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि बीजेपी के पास एक भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। पूरे देश में इस वक्त 15 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है और किसी भी राज्य में बीजेपी ने महिला सीएम नहीं बनाई है। ऐसे में जब बीजेपी ने दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनाई है तो पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर इसका बड़ा फायदा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं। सबसे पहले तो यह बात दिल्ली के चुनावों में ही साबित हो चुकी है। दिल्ली चुनावों में 60.92% महिलाओं ने वोट दिए, वहीं पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज 60.21% रहा। यानी पुरुषों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद वो कम संख्या में वोट देने निकले। ऐसा ही आंकड़ा लोकसभा चुनावों में भी मिला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 65.55% पुरुषों के मुकाबले 65.78% महिलाओं ने वोट किया था। बीजेपी महिलाओं की इस ताकत को जानती है, इसलिए महिला मुख्यमंत्री देना फायदे का सौदा हो सकता है। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री देने का एक फायदा और है, वो ये कि सीधे अरविंद केजरीवाल के सामने एक महिला चेहरा होगा। केजरीवाल जैसे राजनीतिक तौर पर घाघ और तेज राजनेता के सामने बीजेपी किसी ऐसे नेता को रखने का जोखिम नहीं ले सकती जिस पर केजरीवाल भारी पड़े। अगर कोई महिला मुख्यमंत्री रहेगी तो केजरीवाल सीधे पर्सनल अटैक से बचेंगे। यह खतरा हमेशा रहेगा कि कहीं कोई बात उल्टी न पड़ जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह समझना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी के लिए दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री देना फायदेमंद क्यों होगा। तो बीजेपी की तलाश रेखा गुप्ता पर आकर खत्म हो रही है। इसकी भी कुछ वजहें हैं। तर्कपूर्ण ढंग से अगर इन बातों पर गौर करेंगे तो स्वतः ही रेखा गुप्ता का नाम निकल कर आता है। रेखा गुप्ता के फेवर में बहुत सी बातें हैं जिन्होंने उनकी दावेदारी को मजबूत किया। सबसे पहले तो वो एक महिला है, दूसरी वैश्य यानी कि बनिया कम्युनिटी से आती हैं। महिला मुख्यमंत्री देने से सीधे आधी आबादी कवर होती है। दिल्ली में बनिया वोटर करीब 8% है। रेखा गुप्ता बीजेपी के हर क्राइटेरिया में फिट होती हैं। बीजेपी चाहती है कि उसकी लीग को ऐसे नेता आगे ले जाएं जो जमीन से जुड़े हों, जिन पर पैराशूट ड्रॉपिंग का आरोप न हो, यानी जो आसमान से न टपका हो, जिसकी राजनीति बचपन से लेकर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों के आसपास रही हो। और रेखा गुप्ता एक ऐसी ही नेता है। रेखा गुप्ता बचपन में ही आरएसएस से जुड़ गई थी। आरएसएस प्रचारक प्रेमजी गोयल के नेतृत्व में काम किया। छात्र राजनीति में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाल चुकी हैं। 1996-97 में वो डूसू की प्रेसिडेंट रही। फिर 2007 और 2012 में नॉर्थ पीतमपुरा के वार्ड नंबर 54 से काउंसिलर चुनी गई।
फिर 2015 और 2020 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी लड़ी, लेकिन हार गई और इस बार दिल्ली के शालीमार बाग से 29,595 वोट से जीती। रेखा गुप्ता के सीवी की यही खूबियां उन्हें मुख्यमंत्री की पहली पसंद बनाती हैं। शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय भाई वीरेंद्र सचदेवा जी का, हमारे पर्यवेक्षक आदरणीय रविशंकर जी का, आदरणीय धनखड़ जी का, पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिनका आशीर्वाद आज मुझे यहाँ मिला, मेरे सभी विधायक साथियों ने जिन्होंने अपना समर्थन देकर के मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ। इसके अलावा रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने से बीजेपी को राजनीतिक तौर पर कुछ फायदे भी मिलते हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी के दिमाग में ये बातें भी होंगी। जैसे बीजेपी दिल्ली में एक ऐसे युवा चेहरे की तलाश कर रही है जो आने वाले 25 सालों तक बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर सके, और तमाम समीकरणों को देखते हुए बीजेपी की ये तलाश रेखा गुप्ता पर आकर खत्म होती है। बीजेपी के लिहाज से मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो अपने आप में कोई दूसरा पावर सेंटर न खड़ा कर सके, क्योंकि दिल्ली होने की वजह से असली कमांड बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के हाथों में ही रहेगी। इस लिहाज से भी रेखा गुप्ता एक परफेक्ट कैंडिडेट लगती हैं। रेखा गुप्ता महिला तो हैं ही, लेकिन साथ ही वैश्य जाति से आती हैं, और बिहार में वैश्य एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं और वहां करीब 22% वैश्य वोटर हैं। इसीलिए रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी इसकी मैसेजिंग बिहार तक करवाना चाहती है। कोई बात नहीं, ये सब हमारे बड़े नेता हैं, जिसका नाम उसी का चलता है, जिसके बारे में कोई न कोई सोचता है, लेकिन जो बन गया उसको सब स्वीकार करते हैं। एक फैक्टर था कि महिला सीएम होने चाहिए सर। अभी ऐसा नहीं है, रेखा गुप्ता जी की अपनी क्षमता है और हमारे यहाँ इतना नहीं सोचा जाता। कोई एक कार्यकर्ता बनना था, भाजपा का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आगे बढ़ गई। दिल्ली में क्या बदलाव देखे जाएंगे? आपको ऐसी दिल्ली बना करके देंगे जिसपे आपको एक दिल्ली के नागरिक के रूप में गर्व होगा। हमारी कई राज्यों की मुख्यमंत्री महिला रही हैं, लेकिन वर्तमान में जो मैं अभी सोच पा रहा हूं कि महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, तो वो दिल्ली से हम लोगों ने पूरा किया। लेकिन आप याद रखिए, हम 98 में भी महिला मुख्यमंत्री दिए थे। सुषमा स्वराज जी को ही हमने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, तब रह गया था। आज जैसे मौका मिला, एक हमारी बहन उस कुर्सी पे बैठ गई। पार्टी ने डिप्टी सीएम बनाया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता सीएम है। अभी बाकी निर्णय पे विचार होगा, लेकिन वर्तमान में रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुन लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी कांटों के ताज से कम नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली का हाल बहुत खराब करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से बीजेपी को जीत मिली। अब बीजेपी को अपनी गारंटियां तो पूरी करनी ही है, साथ ही दिल्ली की बिगड़ी हुई हालत को भी सुधारना है। बीजेपी के लिए लिस्ट बहुत लंबी है। सबसे बड़ी चुनौती है यमुना को साफ करने की। बीजेपी ने यमुना के किनारे रिवर फ्रंट बनाने का वादा किया है। एक वादा यह भी है कि 3 साल के भीतर दिल्ली में कूड़े के ढेर को कम करना है, दिल्ली को साफ स्वच्छ बनाना है। दिल्ली में अभी तक आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है, इसे भी लागू करना है। बीजेपी का वादा है कि हर गरीब महिला को 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। इसके अलावा होली दिवाली पर भी मुफ्त सिलेंडर का वादा है। सीनियर सिटीजन को पेंशन देने का भी वादा है। 60 साल से ऊपर वालों को 2500 और 70 साल से ऊपर वालों को 3000 रुपए महीना। और इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है 8 मार्च को महिला दिवस के दिन महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए डालना। 100 दिन में ऐतिहासिक काम दिल्ली में होंगे, और दिल्ली जिन चीजों को मांग रही थी, जिन चीजों के दिल्ली बड़े सालों से कह रही थी कि दिल्ली वालों को मिले, उन चीजों में काम होगा। 100 दिनों में जो सबसे मेन मुद्दा है, सीवरेज प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, इन चीजों में काम होगा। और माँ यमुना, जिसको हमें सनातन धर्म में जिसको हम माँ मानते हैं, उसकी सफाई का काम आपने देखा होगा, पिछले 2 दिन से एलजी साहब ने शुरू कर दिया गया है। पुरानी सरकार ने आरोप प्रत्यारोप लगाए और वोट बैंक की राजनीति करी। माँ यमुना के नाम से वोट तो लिए, 3 बार सत्ता में तो आए, पर माँ यमुना वैसी की वैसी रही। यमुना मैरिया के अंदर
लोग वहां जा नहीं सकते थे, नहा नहीं सकते थे, छठ पूजा जैसा कार्यक्रम से लोग वंचित हो गए थे। हमने आज देख लिया, हम इन्हीं दिनों के अंतराल में आपने देखा होगा यमुना नदी को साफ करने का काम चालू हो गया है और आप देखेंगे 2 या 2.5 साल के अंतराल में यमुना मैया शुद्ध यमुना का पानी हो जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ अपने वादे पूरे करने की नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी की योजनाओं को भी जारी रखना है। इसका ऐलान बीजेपी ने चुनावों के दौरान ही कर दिया था कि आम आदमी पार्टी की कोई योजना बंद नहीं होगी। जैसे 200 यूनिट मुफ्त बिजली देनी है, 20,000 लीटर मुफ्त पानी भी देना है, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा भी करानी है। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं, उन वादों को वो जरूर पूरा करेंगी। और मैं रेखा गुप्ता जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली वालों के विकास के लिए उन्हें कोई भी मदद, कोई भी समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहिए हो तो उनको हमेशा मिलेगा जरूर। रेखा गुप्ता जी चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तो ये देश की महिलाओं के लिए खुशी की बात है। और मैं ये भी उम्मीद करती हूं कि जो महिलाओं को वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि वो 2500 रुपए दिल्ली की हर महिला को सम्मान राशि देंगे, और ये पहले ही कैबिनेट में पास होगी और 8 मार्च जो महिला दिवस है उस तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूं कि एक महिला होने के नाते इस वादे को सबसे पहली प्राथमिकता के साथ रेखा गुप्ता जी पूरा करेंगे। बीजेपी को भी पता है कि दिल्ली में भले ही उसे सत्ता मिली हो, लेकिन यह सत्ता राज करने के अलावा काम करने के लिए भी मिली है, क्योंकि काम की लिस्ट बहुत बड़ी है। हमारे समर्थक वर्ग और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है वो दिल्ली ने उनको रिवॉर्ड दिया है और भारतीय जनता पार्टी पुनः यहाँ स्थापित हुई है। और हम अब चाहते हैं कि जनता ने जो हमारे पे विश्वास, हमारे और हमारी पार्टी पे जो विश्वास जताया है, हम दिल्ली को मेरी दिल्ली, प्यारी दिल्ली, अच्छी दिल्ली, गर्व करने योग्य दिल्ली बनाने के लिए पूरे तन मन से जुटकर कार्य करेंगे। जितने लंबे समय बाद सर आप लोग सत्ता में आए हैं, चुनौती भी उतनी ही बड़ी है और दिल्ली की जनता को उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी से। यदि आपका मानस काम करने का हो तो कोई चुनौती दुनिया में बड़ी नहीं होती है। मानस भाजपा का बना हुआ है, मोदी जी का आशीर्वाद है, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी विश्व विख्यात है। तो दिल्ली में भी भाजपा ने, मोदी जी ने जो कुछ कहा है उसको एक समय सीमा में हम पूरा करेंगे और दिल्ली की जनता को उसका लाभ मिलेगा। 27 साल से हम दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे कि दिल्ली के लोगों को पीने का पानी स्वच्छ क्यों नहीं मिलता। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुझे नगर निगम दे दीजिए, और नगर निगम दिल्ली को कूड़े के ढेर में बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी की कल शपथ होगी, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। 1 महीने में दिल्ली की सड़कों से कूड़ा, 1 महीने का समय दे रहा हूं मैं, 1 महीने में दिल्ली की सड़कों का ढेर हटा दिया जाएगा, क्योंकि आम आदमी की भ्रष्ट कांग्रेसी नगर निगम केवल कूड़ों को इकट्ठा करने में काम लगी रही। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पानी देने की बात है, उसके लिए हम तैयार रहेंगे। दिल्ली यमुना को साफ करने का काम, यमुना 26 किलोमीटर यमुना दिल्ली में बहती है, मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र से आती है पल्ला से, वहां तक साफ होती है, उसके बाद कालिंदी कुछ तक जाते हुए गंदी होती है, उसके नाले नालियों का, और अभी तो केजरीवाल साहब से साफ मांगा जाएगा। बीजेपी के सामने कई तरह की मुसीबतें हैं, क्योंकि सवाल यह भी है कि दिल्ली में इन योजनाओं को लागू करने के लिए पैसा कहां से आएगा। वेलफेयर स्कीम से लागू करने के लिए मोटा पैसा चाहिए। नई सरकार को वेलफेयर स्कीम जारी रखने के लिए सालाना 25,000 करोड़ रुपए चाहिए। 2024 में दिल्ली का बजट पिछले 31 साल में पहली बार 7,000 करोड़ के घाटे का बजट था। अब बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद के बीजेपी इन योजनाओं को नहीं चला सकती, और मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली में मोदी की हर गारंटी पूरी होगी। एमपी हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, ओडिशा हो, ऐसी हर भाजपा सरकार हर महीने हजारों रुपये बहनों के खाते में जमा कर रही है। अब दिल्ली भाजपा ने भी
यहां की बहनों को हर महीने 2,500 रुपये जमा करने की गारंटी दे दी है। ये गारंटी पूरी होगी, ये मोदी की गारंटी है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। बहनों को सस्ता सिलेंडर भी मिलेगा और जो पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का काम है वो भी तेज हो जाएगा। दिल्ली की बहनों के घर में भाजपा सरकार नल से साफ जल भी पहुंचाएगी और ये भी मोदी की गारंटी है। और आइए रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर का। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता ने एलजी हाउस जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। रेखा गुप्ता कल दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। रामलीला मैदान में यह शपथ ग्रहण समारोह सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि हर एक कमिटमेंट को पूरा करना मेरा लक्ष्य है। सभी विधायक टीम की तरह काम करेंगे। थैंक्स करना चाहूंगी, धन्यवाद आदरणीय मोदी जी को, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली की जनता को, जिन्होंने ये मौका 27 साल बाद दिल्ली में एक नया अध्याय जो शुरू हो रहा है उसकी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दी। और शायद ये पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान की घड़ी है और देश की आधी आबादी आदरणीय मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती है। मैं आदरणीय मोदी जी का, पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेवारी देकर के मुझ पे भरोसा जताया और मैं आज ये प्रण करती हूँ कि मेरा एक एक क्षण इस जिम्मेवारी को पूरा करने में लगेगा। मैम, गवर्नर एलजी से मिली आप, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या बात हुई? बिल्कुल, सरकार बनाने के लिए हमने अपने प्रस्ताव आदरणीय एलजी महोदय को दिया है और जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज है वो उनके ऑफिस से पूरी की जाएगी। कल शपथ लेंगी। यमुना का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, प्रदूषण का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किस तरीके से आप इन मुद्दों को उठा के इनके लिए काम करेंगे? एक एक कमिटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से की है, उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है और टाइम बाउंड तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार काम करेगी और सभी विधायक टीम मोदी बन करके अपने इन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए लगेंगे। धन्यवाद। दिल्ली में एक बार फिर महिला ही मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी के बाद रेखा गुप्ता कल सीएम पद की शपथ लेने जा रही हैं। आज जैसे ही बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम का ऐलान हुआ, उनके घर पर जश्न शुरू हो गया। बधाई देने वालों का तांता लग गया। रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी, उनके पति हमारे साथ हैं मनीष जी। मनीष जी, ये बताइए, आप धर्म पत्नी जो हैं घर के साथ साथ दिल्ली भी चलाएंगी? बिल्कुल चलाएंगी। ये बताइए कि डूसू से लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आवास तक का सफर कैसे तय किया, कितनी मेहनत थी, पूरे दिन रात? खैर, हम तो देखते ही थे और आप हमसे ज्यादा। अभी सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और उत्साहजनक माहौल में है और सभी एक ही बात कह रहे हैं, रंग दे बसंती चोला। एक और सवाल, कब पता चला, कब आपको पता चला कि वो मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की? अभी तो नहीं, अभी फोन ही आया था जब वहाँ से विधायक दल की जब बैठक हुई तो वहाँ से उनका मैसेज आया। हाँ, तो ड्राइवर ने बताया हमें कि अंदर ऐसे अनाउंसमेंट हो गई। लगा ठीक है। तो ऐसे अब आगे की क्या तैयारी, किस तरीके से सब चीजें होंगी?
पूरा परिवार जाएगा शपथ में, पूरा परिवार जाएगा शपथ में। नहीं, जैसा पार्टी ने तय किया होगा, अभी वो आएंगी तब बताएंगे हमें, जैसा तय किया होगा वह उसके अनुसार